पहले जो सब बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी के बारे में, क्या 32,000 गर्ल्स है या 3 गर्ल्स है, क्या है नंबर, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने जो मेकर्स है इस फिल्म का, उनसे भी मैंने बात की है, तो उस कॉन्वर्सेशन के बारे में मैं और जानकारी देती हूँ आपको। केरला से हम कर्नाटका जाएंगे, जहाँ पे चुनाव के लिए बहुत कम टाइम है, और उसके बीच में बजरंग बली के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा और डिस्कशन हो रहा है। ऐसे क्यों हुआ, बजरंग दल और बजरंग बली का कनेक्शन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। फिर वहाँ से हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश जाएंगे। आंध्र प्रदेश पहले, जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू और रजनीकांत एक स्टेज पे आकर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुआ और बहुत ज़्यादा अटैक्स हुआ। ये क्यों हुआ, रजनीकांत वहाँ पे क्या कर रहा था, क्या बोला था, जिसपे ऊपर किसी ने बोल दिया ये हीरो नहीं ज़ीरो है, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। और तेलंगाना में एक ब्रांड न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स है, 600 करोड़ में कंस्ट्रक्ट किए हैं, बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, फाइनली हमारे रिकमेंडेशंस, पर्टिकुलरली इस बार ट्रैवल रिकमेंडेशंस और फूड रिकमेंडेशंस क्या होगा, वो भी हम बताएंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत हम केरला से करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक वहाँ से आया है और सबसे बड़ा कीवर्ड भी बना हुआ है, हर तरफ उसी की चर्चा है, द केरला स्टोरी। हमने पहले भी आरवम के एक एपिसोड में कवर किया है, जब टीज़र आया था, जब 32,000 हिंदू महिलाओं को मुस्लिम बनाकर ISIS भेजा गया, ये बात टीज़र में कही गई थी और अभी ट्रेलर में भी बताया था। और फिर जब कंट्रोवर्सी हुआ था तो फिर 32,000 को 3 बना दिया, मतलब 32,000 से 3 हो गया। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा है। मेरे को पता है कि जब केरला स्टोरी के बारे में बात करते हैं, काफ़ी डिवाइड है और काफ़ी ओपिनियंस है इस पर। एक साइड बोलते हैं कि ये गलत है ऐसे दिखाना, क्या फेक न्यूज़ है। दूसरा साइड यही बोलते हैं कि फिल्म तो देखने दो, और फिल्म देखकर ये बहुत सीरियस इशू जैसा लगता है तो उसके ऊपर कवरेज तो करना चाहिए। मेरे हिसाब से जब मैं ये ट्रेलर देखी थी, मेरे को 2 कंट्रोवर्शियल चीज़ लगा और 2 इश्यूज़ पे काफ़ी क्वेश्चंस भी है। एक, ये 32,000 फिगर पे ये कहाँ से आया था, उसके ऊपर इतना चर्चा हुआ है। और जब मैं 2-3 दिन पहले हमारे इंडिया टुडे चैनल के लिए जब मैं इंटरव्यू की थी मेकर्स और जो एक्टर है अदा शर्मा को, उनसे मैंने पूछ लिया 32,000 कहाँ से आए। उनको तो मतलब कुछ डेटा बैकिंग नहीं है, एटलीस्ट नहीं बताया, क्योंकि बोल रहे थे कि फिल्म देखो फिर पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये क्लाइंब डाउन 3 अभी चेंज कर दिया नंबर को, इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास डेटा नहीं था। वो शायद कैलकुलेट करके ये वो लेकर +2 ± करके 32,000 पे मतलब वो नंबर पे फाइनलाइज कर दिया। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड डेटा है, और ये पिछले एपिसोड जब हमने डिस्कस किया इसके बारे में, उस समय भी हम बताए थे कि जो ऑन रिकॉर्ड डेटा है, और ये सिर्फ कन्वर्जन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। उमेन चांडी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला के। 2011 में केरला असेंबली में उमेन चांडी ने बताया कि 5 साल, शायद 2006 to 2011 में कुछ 2,000 to 3,000 उस नंबर में लड़कियों को कन्वर्ट हुआ था इस्लाम को। लेकिन क्या उनको वहाँ सीरिया या अफ़गानिस्तान भेज के उनको कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। ये सिर्फ कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ से इतने कन्वर्जन से टू 32,000 ऑफ गर्ल्स मिसिंग, मतलब वो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उसको मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, जिस पे मतलब चेंज कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद लोग पूछेंगे कि क्या इस फिल्म में कुछ रिसर्च है कि नहीं। अगर आपने इस नंबर डाल दिया पब्लिसिटी के लिए तो वो मिल गया आपको, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन अभी यही उठाएंगे कि कितना सेंसेशनलाइज किया, कितना फैक्ट है इसमें। दूसरा चीज़ ये है कि टाइटल क्यों है केरला स्टोरी। अगर आप सुनोगे द केरला स्टोरी और आप कभी केरला नहीं गए हो, और जितने भी ऑडियंस है हमारे, शायद उनको भी पता है कि ज़्यादातर लोग शायद केरला नहीं गए हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ से पता है कि केरला में ऐसा वैसा होता है। तो अगर वो देखते हैं कि फिल्म द केरला स्टोरी और ऐसे ट्रेलर दिखाते हैं, उनको क्या मतलब, ये यही सोचेंगे कि अच्छा केरला में ऐसे कन्वर्जन होता है, केरला में ऐसे लड़कियों को टारगेट करते हैं, विक्टिमाइज़ करते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि आपने केरला स्टोरी क्यों रखा है वापस, पब्लिसिटी शायद उसके लिए। तो इस दोनों चीज़ से मतलब कंट्रोवर्सी हुआ है, और थोड़ा सा क्वेश्चंस है कि क्यों ऐसे किया। अक्षता, लेकिन मेरा सवाल ये है, और जो पिछला एपिसोड देखकर बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि 32,000 महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ,
जो केरला स्टोरी है वो कहानी ये बताना चाह रही हैं कि केरला में जो महिलाएं हैं उनको पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, खुद से कन्वर्ट होती है इच्छा से, ये डेटा या इस बात को नहीं कह रहे, उनका ये कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनको ISIS भेजा जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। ये फिल्म कहानी जो डिपिक्ट करना चाह रही है, ट्रेलर और टीजर देखकर ये समझ में आता है। लेकिन जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि 32,000 महिलाएं ना भी हो, अगर 3 महिलाओं के साथ भी ये हो रहा है तो ये इतना हेनेस है। ये कमेंट में आया कि आप उस बात को कैसे डिनाई कर सकते हो, ठीक है नंबर हटा दो, लेकिन वो तो कितना ज़्यादा है ना, अगर 3 लड़कियों के साथ भी ऐसे अगर उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करा के उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि ये बहुत सीरियस टॉपिक है। और अभी भी केरला में अगर आप देखोगे ऐसे स्टोरीज़ भी है कि जो महिलाएं कन्वर्ट करके वहाँ पे भेजे हैं, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में है और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम उनको मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो आईसिस के साथ थे, और उनको वापस लेने में सरकार बोल दिया कि हम मदद नहीं करेंगे, तो वो वहीं पे है। और उनकी स्टोरी से शायद ये कर दिया, मेकर्स बोल रहे हैं कि हमने लड़कियों से बॉम्बे में मिलकर बात की और उनकी स्टोरी से लिया था। देखो ये बहुत सीरियस इशू है, नो डाउट अबाउट इट, बट अगर आप ये इतना कंट्रोवर्सी देखोगे और ये 32,000 नंबर डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, जिसमें अभी बैक ट्रैक हो रहा है, तो फिर आपके मन में यही सवाल आएगा कि इस फिल्म में कितना सच है और कितना झूठ है। ये बहुत सीरियस इशू है, लेकिन इसलिए और सेंसिटिविटी से मतलब थोड़ा सा ये करना है। अगर आप कभी केरला जाओगे और अगर आप देखोगे कि क्या ऐसे केरला स्टोरी है, क्या ऐसे कन्वर्जन, मास कन्वर्जन हो रहा है, डेटा के हिसाब से केरला में ज़्यादातर जो कन्वर्जन्स हुआ है, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट का है, ज़्यादातर कन्वर्जन्स हिंदुज़म में हुआ है, दूसरे है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो वो एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड हो गया कि ज़्यादातर कन्वर्जन्स केरला में इस्लाम को हो रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि एक फ़िल्म ऐसे आ रहा है, इसमें बोल दिया कि हाँ मतलब इतने लड़की और महिलाओं को कन्वर्ट करके वहाँ पे भेज दिया। ये बहुत सीरियस इशू है, नो डाउट, लेकिन सेंसिटिविटी के साथ क्या इन मेकर्स ने हैंडल किया, उस पे सवाल उठ रहे हैं। और जब मतलब 32,000 का नंबर डाल दिया और फिर मतलब 2 दिन के बाद हटा के 3 डाल दिया, तो फिर ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएगा कि क्या ये सब सच है, क्या वो सेंसेशनलाइज किया है, और क्या वो सेंसिटिविटी दिखाया है। और वो मेरे मतलब ऑब्जेक्शन है कि आप ट्रूली मतलब जो स्टोरी है वो डायरेक्टली नहीं लिया है, थोड़ा सा ड्रामा ऐड करके कर दिया, तो कितना ड्रामा है कितना सच है वो तो कैसे पता चलेगा। और मैंने कुछ पॉलिटिशियंस के भी रिएक्शन देखे, जैसे जो CM है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे टर्म को ना गृह मंत्रालय मानता है, ना ही कोई सरकारी एजेंसी मानती है, अदालत तक ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हो। शशि थरूर ने शायद चैलेंज दिया ना कि 1 करोड़ रुपए वो तो एक्चुअली हाँ IUML से आया था, और शशि थरूर ने भी बोल दिया, ये चैलेंज वही था। और ये पहले था जब ये मेकर्स वो नंबर हटाया नहीं, उस समय बोल दिया कि अगर आप इस 32,000 फिगर को प्रूव कर सकते हो या एक महिला का नाम दे सकते हो जिसको ऐसे हुआ है, तो फिर हम 1 करोड़ का मतलब गिफ्ट देंगे उनको। तो वो एक 1 करोड़ चैलेंज जैसे हो गया, केरला में वायरल गया था और शशि थरूर ने भी शेयर कर दिया। वैसे तो शशि थरूर इसके पहले भी बोला कि ये हमारा केरला स्टोरी नहीं, ये उनका केरला स्टोरी है, हमारा मतलब मलयालीज के लिए। तो ये काफ़ी मतलब एक डिवाइड जैसे हुआ। और केरला में वैसे तो तमिलनाडु में भी ये लीगल इशू हुआ, क्योंकि सब बोल रहे थे कि ये कम्युनल क्लैशेस ट्रिगर करेंगे, कि एंटी मुस्लिम हेट्रेड जैसा स्प्रेड होगा। और लव जिहाद अगर आप देखोगे केरला में, एक्चुअली ये टर्म जो है लव जिहाद कहाँ से आया, केरला में हिंदू कम्युनिटी से नहीं आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आया था। क्योंकि क्रिश्चियंस को लगता था कि हमारे बेटी जो है उनको मतलब कन्वर्ट करके ले रहे थे, तो एक्चुअली इन चर्चेस ये बहुत बड़ा इशू हुआ था केरला में। तो लव जिहाद फॉर्मली एक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ इस पे काफ़ी चर्चा हुआ है, काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी अभी फिल्म्स भी आ रहा है, तो उस पर मतलब पता नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन हाँ केरला चीफ मिनिस्टर इसके बारे में यही बोला कि ये फिल्म जो है हेट प्रोपेगेंडा है और अटेम्प्ट है कि मतलब डिवाइड करने के लिए ऑन रिलीजियस लाइंस। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया स्टेप इन करने के लिए या फिल्म ब्लॉक करने के लिए। मद्रास हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन था जिसने मद्रास हाई कोर्ट बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिल्म रिलीज़ कर चुके हैं। और आपने जब इंटरव्यू किया तो आपने इन नंबर्स को लेकर डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से सवाल किया था? तो मैंने एक्चुअली जो ये 32,000 फिगर के बारे में मैंने डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से बात की, और
उनको मैंने पूछ लिया कि ये नंबर कहाँ से आए है, और मैं जो डेटा मैं इसके पहले दे रही थी ओमन चांडी का डेटा, वो मैं बोल रही थी कि ये नंबर है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन जो सुदीप्तो सेन का बात यही है कि 32,000 के नंबर से क्यों हम ऑब्सेस्ड है, क्यों सिर्फ उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यों स्टोरी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्यों जो लड़कियों के मतलब हालात है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो उस इंटरव्यू में, वो शायद 30 मिनट का इंटरव्यू था, उसमें एक बार भी मेरे को आंसर नहीं मिला कि ये 32,000 कहाँ से आए। मैंने ये भी पूछा कि आपने केरला स्टोरी क्यों नाम दिया है, वो उस पर भी कंट्रोवर्सी हो रहा है कि और उनकी मैसेज यही है कि देखो हमको केरला बहुत अच्छा लगता है, इट्स ब्यूटीफुल, हमारे फिल्म में देखो बहुत अच्छा डिपिक्ट किया है, और केरला स्टोरी ऐसा है कि जैसे शूट आउट एट लोखंडवाला वैसा एक फिल्म का नाम है, और आप नहीं बोल सकते हो कि फिर हम लोखंडवाला को टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही हमने केरला स्टोरी रख लिया। तो वो मतलब मैंने समझा कि ठीक है, तो वो सेंसेशनलाइज के बारे में बात नहीं था, आपको लगा कि ये केरला के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए केरला स्टोरी बना दिया। और आपसे बात करने के शायद अगले ही दिन टीजर ट्रेलर से 32,000 का नंबर क्योंकि हटा के मैंने एक्चुअली जो प्रोड्यूसर है विपुल शाह से मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि वो नंबर आपको हटानी चाहिए, क्या उस नंबर से इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो उन्हें बोला कि हाँ शायद मेरे को लगता है कि अभी हमको अगर पता था कि इतना कंट्रोवर्सी हुआ तो हम शायद नहीं डाला, और फिर नेक्स्ट डे हटा दिया। तो टीजर में जो 32,000 महिलाओं का जिक्र था वो ट्रेलर में बदलकर, ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में बदलकर 3 कर दिया। अब जब फिल्म रिलीज़ हो चुकी है तो ये आपकी इच्छा पर है, आप देखना चाहें तो देखिए, और फिर उसके बारे में जो रियल फैक्ट्स हैं, जो अक्षता भी नंबर स्टेट करी हैं, वो देखिए, फिर अपनी विवेक और बुद्धि से तय करिए कि जो स्टोरी दिखाई गई वो कितनी सही है या कितनी गलत है, प्रोपेगेंडा फिल्म ये है या नहीं है। मतलब ये फैसला बहुत निजी होता है और आप खुद तय करें तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब मैं तो यही कहूँगी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं उस राज्य की तरफ जहाँ से मैं लौट कर आई हूँ, और वहाँ एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसकी आँच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक भी आई, जहाँ से तस्वीरें आ रही हैं कि कांग्रेस के दफ्तर में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ बजरंग दल और पीएफआई को लेकर कहा, क्या कहा और क्यों बवाल मचा है? तो कांग्रेस उनके मैनिफेस्टो ने बोल दिया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू बनाते हैं कर्नाटका में, या जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मानते नहीं हैं, उनको हम मतलब जांच करेंगे, हम बैन भी कर सकते हैं। तो उसमें बजरंग दल का नाम था, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ। क्यों? क्योंकि पहले सब लोग मतलब एटलीस्ट हमारे इंग्लिश ऑडियंसेस में जब हम बात करते हैं बजरंग दल के बारे में, हम बोलते हैं कि फ्रिंज आउटफिट। तो पीएफआई के बारे में हम बात करते हैं तो फिर बोलते थे कि एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट। तो आप मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए बजरंग दल का डेफिनेशन क्या है वो आपके देखना है, लेकिन इस मैनिफेस्टो के ऊपर बीजेपी ने ये बोल दिया कि आप इंसल्ट कर रहे हो हनुमान जी को, और बजरंग दल और बजरंग बली को इक्वेट कर दिया उन लोगों। और अगर आप कर्नाटका में देखोगे, हमने पिछले एपिसोड आरवा में भी ये भी डिस्कस किया कि कर्नाटका में कोप्पल डिस्ट्रिक्ट बोलकर एक जगह है, वहाँ पे अंजनाद्री मंदिर है, अंजनाद्री हिल है, वहाँ पे एक आंजनेय टेम्पल है जो बहुत फेमस है, क्योंकि कन्नडिगास मानते हैं कि वहीं पे लॉर्ड हनुमान की बर्थ प्लेस है, वही है। अंजनी पुत्र कहते हैं हिंदी में, मतलब अंजनी का बेटा। वो मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि काफ़ी स्टेट्स बोलते हैं कि यहाँ पे आंजनेय के बर्थ हुआ है, वहाँ पे वैसे, लेकिन कर्नाटका मानते हैं, कन्नडिगास मानते हैं कि वहीं पे हुआ है। तो इसलिए बीजेपी ने बोल दिया कि आप इन द लैंड ऑफ लॉर्ड हनुमान बजरंग बली को अटैक कर रहे हो, वैसा एक नैरेटिव क्रिएट किया जिसके ऊपर इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है। लेकिन बजरंग दल का अगर आप सिग्निफिकेंस या प्रेजेंस देखोगे कर्नाटका में, काफ़ी मतलब मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगी लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मतलब एक ग्रुप है जिसमें एक दो अटैक्स या इंसिडेंट्स में एक्यूज्ड भी है, जैसे 2008 चर्च अटैक, मेरे को लगता है कि वो सबसे बड़ा इंसिडेंट था जिसमें बजरंग दल का नाम भी आया था। 2-3 इंसिडेंट्स, 3 इंसिडेंट्स भी हुआ था, कम्युनल इंसिडेंट्स, जिसमें बजरंग दल के रोल के एक्यूजेशन या एलिगेशन है। तो उसी के ऊपर कांग्रेस मतलब कोट करके बोल रहे हैं कि देखो इनका तो मतलब ऑब्वियसली दे क्रिएट अनरेस्ट, ऑब्वियसली दे क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर इशू, तो आप कैसे मतलब इसको डिनाई कर सकते हो। मतलब बजरंग बली और बजरंग दल को क्यों इक्वेट किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बजरंग
दल के कुछ कार्यकर्ता, हमने ललन टॉप पर भी जब एक दो जगह इंटरव्यू किया है तो उन्होंने ये बताया कि चाहे वो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे जब होता है वहाँ पर जाके पार्क में लोगों को डांटना पीटना हो, वो करते हैं ये क्योंकि वो संस्कृति बचाना चाहते हैं और ऐसे कुछ कामों में वो इन्वॉल्व रहते हैं जो कि इलीगल है और कानून की नज़र में तो सही नहीं है। तो अब पर अगर मतलब आप बोल रहे थे कि क्यों इक्वेट कर रहे हो बजरंग दल, बजरंग और बजरंग बली, यही हुआ कि जब बीजेपी ने इक्वेट कर दिया, कांग्रेस थोड़ा सा मतलब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। वीरप्पा मोइली बहुत सीनियर लीडर है, बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, बैन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। डीके शिव कुमार जो आपके कर्नाटका कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी एक आंजनेय मंदिर जाकर फिर बोल रहे हैं कि हम और आंजनेय मंदिर कर्नाटका में एस्टैब्लिश करेंगे। तो कांग्रेस भी इस नैरेटिव में अभी डैमेज कंट्रोल में जा रहे हैं। तो फिर मतलब इसलिए इतना बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया कि वायलेंस हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है अभी। अब मतलब अभी कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो तो ये कह रहे हैं कि बजरंग बली और बजरंग दल एक नहीं है। मतलब हर जगह बहुत मिक्स्ड ऐसा ओपिनियन है। हम नागार्जुन से बात कर लेते हैं क्योंकि वो ग्राउंड पर हैं और वो ज़्यादा बेहतर इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकली क्या चल रहा है इस पर हमें बता होगा इलेक्शंस में। मतलब इस एक बयान का या जो अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस छिड़ गया है ये ऑन ग्राउंड कितना इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, इस पर नागार्जुन ही बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल मिनिमल और लो इम्पैक्ट है शायद पूरे कर्नाटक में, ताकि पहली ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बजरंग बली जैसे नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, इधर हनुमान या आंजनेय के नाम से तौर पे कहा जाता है। तो जब प्रधानमंत्री बजरंग बली कहते हैं, शायद बल्लारी, कोप्पल, यादगीर, कोलार, तुमकुर में शायद ट्रांसलेशन में ये द होल पॉइंट इज बीइंग मिस्ड, कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि बजरंग बली हनुमान है। और कांग्रेस ने ये भी कहा कि उनका एक स्नैप सर्वे हुआ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पूछे क्या बजरंग बली के अर्थ जानते हैं क्या आप। 90 ऑफ 100 पीपल, 90 पीपल आउट ऑफ 100 सेड हमें पता नहीं है बजरंग बली का मतलब है हनुमान। ओनली सिर्फ 10% लोग या 9.8% के लोग जो है उनको पता था कि बजरंग बली की मतलब हनुमान था। तो इसलिए होल पर्पस ऑफ इट वाज डिफीटेड, बिकॉज लोगों के मन में बजरंग बली का एक जो ट्रांसलेशन था वो खो गया। कोस्टल कर्नाटक में यस कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे 2000-3000 वोट का एक चर्निंग हुआ है, जहां कांग्रेस क्लोज मार्जिन में जीत रहे थे, उधर एक और बार सर्वे किया है, 2000-3000 वोट वापस शिफ्ट हुआ है बीजेपी के तरफ। बट बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इट फाइट्स ऑन कास्ट, रिलीजन के आगे कास्ट भी है कर्नाटक में, हाईली कास्ट स्टेट, जहां लिंगायत से, वोकलिगा से, कुरुबा से, ओबीसी, दलित्स, इनका जब इलेक्शन आता है रिलीजन से आगे जाके कास्ट पे लड़ते हैं। तो एक बजरंग बली का जो मुद्दा है हार्टलैंड ऑफ कर्नाटक में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। यहाँ से बढ़कर हम तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। बहुत पॉलिटिक्स और राज्य के मुद्दे डिस्कस हो गए तो ज़रा सिनेमा का रुख कर लेते हैं क्योंकि एक फिल्म आई है, फिल्म का सेकंड पार्ट आया है, पोनियन सेल्वन 2। आपने देखी? हाँ, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा। मेरे को PS1 ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन PS2 अगर आपने देख लिया या जा रहे हो, एक सीन जो है, एक सीन में पूरा फिल्म मतलब आपके लिए आपकी पैसा मेमोरी में वसूल रहेगा। है। हाँ, पैसा वसूल सीन है। और वो विक्रम और ऐश्वर्या के बीच में है, बहुत अच्छा सीन है। तो उसकी वजह से मेरे को फिल्म अच्छा लगा। अच्छा, उसकी और वजह म्यूजिक बहुत अच्छा है AR रहमान का। अच्छा, कुछ लोग एंडिंग को लेकर नाराज है कि जो बात किताब में लिखी गई है वो एंडिंग में नहीं है और एंडिंग ही थोड़ी सी ऐसे, उसके कारण फिल्म थोड़ी ओकेइश हो जाती है। तो मैं ऑब्वियसली पूरा जो एंडिंग है वो मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगी क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर ऑडियंसेस अभी जाएंगे फिल्म देखने के लिए। लेकिन एंडिंग जो है एक्चुअली जो पूरे बुक है बहुत मतलब चोल डायनेस्टी के ऊपर, हाँ, चोला डायनेस्टी के ऊपर कल्कि ने लिखा पोनियन सेल्वन। तो उस बुक अगर आप देखोगे बहुत मतलब बड़ा है और ईच कैरेक्टर को इतना डिस्क्राइब करते हैं। शायद PS1 जितने भी देखे हैं उनका और जिससे मैंने बात की यहाँ दिल्ली में, वो यही बोल रहे हैं कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इतना कैरेक्टर्स, हर सीन में एक नया कैरेक्टर आ रहे हैं। वो इसलिए था क्योंकि कल्कि के बुक इतना कॉम्प्रहेंसिव था और सब आपको एक फिल्म में मतलब 2 पार्ट्स में पूरा कंबाइन करके डालना पड़ेगा। तो वो PS1 में ज़्यादातर यही क्रिटिसिज्म था कि इतना कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, सब ऐसे ही सेम टू सेम दिख रहा है वगैरह। सेकेंड पार्ट में वो कन्फ्यूजन एटलीस्ट नहीं है क्योंकि जो कैरेक्टर्स है उसको ही मतलब ड्रैग ऑन कर रहे हैं, 2-3 कैरेक्टर्स नए आते हैं। जो एंडिंग है, और मैं बस इतने बोलूँगी कि जो
पोन्नियन सेल्वन, अब तक अगर आपने PS1 देख लिया, पोन्नियन सेल्वन आपको पता है सन ऑफ पोन्नी, मतलब चोजन वन जैसा। तो कौन है एट द एंड जो क्राउन करते हैं किंग, इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस है जो फिल्म में दिखाया गया है और जो बुक में था। तो ऑब्वियसली अभी सवाल उठ रहे हैं कि मणिरत्नम जो डायरेक्टर है क्यों किया, क्यों चेंज कर दिया, क्या कन्फ्यूजन की वजह से है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप बुक कभी भी पढ़ लिया तो फिर आपको पता होगा कि जो एंडिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर मणिरत्नम को वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा फिल्म में तो शायद और लंबा होगा और मुश्किल होगा, तो शायद उसकी वजह से नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों किया। जितने भी बुक के फैंस हैं, और ये हमेशा होता है कि बुक वर्सेस मूवी कौन सा अच्छा है, तो जितने भी बुक के फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड है। जिसने भी सिर्फ मूवी देख ले उनको पता भी नहीं है कि कंट्रोवर्सी क्या है। मतलब जिसने सिर्फ मूवी देखी वो यही कह रहे हैं कि ठीक है मणिरत्नम ने क्रिएटिव फ्रीडम ले लिया होगा, हाँ, और क्रिएटिव फ्रीडम, हाँ बना लिया होगा, लेकिन जो बुक लवर्स है वो ये कह रहे हैं कि आप इतिहास के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर सकते हो, या जो लिखा हुआ है उसके साथ आप क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे कि स्टोरी चोला डिनेस्टी के ऊपर है, स्टोरी राजराजा चोला के बारे में है, लेकिन फिक्शनल है, तो वो थोड़ा हिस्ट्री से कैरेक्टर्स लेकर फिक्शनल लिखा है कल्कि ने, तो ऑब्वियसली वो क्रिएटिव फ्रीडम है। लेकिन लोग बोल रहे थे कि आपने टाइटल में कल्कि पोन्नियन सेल्वन सब कुछ डाल दिया, तो फिर एंड क्यों चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप और मैं, क्योंकि मैंने भी अभी फिल्म नहीं देखी, वीकेंड का प्लान है मेरा, जिस दिन ये एल्बम का एपिसोड पब्लिश होगा उस दिन मैं ये फिल्म देखने जाऊंगी। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करेंगे, और फिर अब अगले एपिसोड में स्पॉयलर्स होगा, तो प्लीज़ जाइए और देखिए। अभी यहाँ से हम बढ़ें कौन से राज्य की तरफ, आप बताइए। आंध्र प्रदेश जाते हैं, जहाँ पे रजनीकांत के ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ है। हाँ क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आया, रजनीकांत और चंद्रबाबू नायडू मिले, हाँ, और फिर कुछ लोग नाराज हो गए। नहीं तो रजनीकांत वैसे तो मतलब उतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, सुपरस्टार रजनीकांत, सुपरस्टार तलेवर। तो और ऑब्वियसली तमिलनाडु में फोकस है, लेकिन इस बार आंध्रा जाकर चंद्रबाबू नायडू के साथ एक इवेंट में था, जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू के बारे में इतना अच्छा बोल रहे थे, एक पब्लिसिटी कैंपेन जैसे हुआ, क्योंकि रजनीकांत बोल रहा था कि अगर आप चंद्रबाबू नायडू को वापस लेते हैं, उनका ड्रीम इतना बड़ा है 2024 में आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर है, अगले साल है, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ। और दूसरी चीज़, क्योंकि रजनीकांत उसी स्टेज पे एनटी रामाराव, जो मतलब आइकॉनिक चीफ मिनिस्टर था आंध्र प्रदेश का, उनको ज़्यादातर प्रेज़ किया, तो उसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ कि आपने क्यों चंद्रबाबू नायडू के साथ किया। ये इसलिए है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू NTR के सन इन लॉ है, और उसके खिलाफ रिबेलियन करके, रिवोल्ट करके चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बन गया और TDP चीफ बन गया, तो इसलिए इतना कंट्रोवर्सी हुआ है इसके ऊपर। और YSRCP जो जगन की पार्टी है, उसने रजनीकांत के ऊपर बोल दिया कि ये हीरो नहीं, ये ज़ीरो है। तो इसके ऊपर जो मतलब हम शायद जब स्कूल में थे ऐसे बोलते हैं कि आप हीरो नहीं, आप ज़ीरो हो, वैसे वाला एक अटैक था, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी और इतना बवाल हो गया कि ट्विटर पे मैं देख रही थी कि ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे थे कि तेलुगु पीपल विथ रजनीकांत, वी लव रजनीकांत, ये वाला वो वाला ट्रेंड हो रहा था। TDP ने बोल दिया कि आप ऐसे इंसल्ट कैसे करते हो रजनीकांत को, रजनीकांत हमारे जैसे तेलुगु लोग का मतलब एक आदमी है, ताकि एक्चुअली वो तमिलियन कन्नडिगा भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके फिल्म्स जितने भी तमिल में हैं वो ऑब्वियसली डब किए थे तेलुगु में, और इतना बड़ा हिट हुआ कि इसके ऊपर इतना कंट्रोवर्सी भी हो गया। हाँ, मतलब फिर से वही वाली बहस छिड़ी कि जो एक्टर्स हैं या जो फिल्म से रिलेटेड लोग हैं उनको पॉलिटिक्स के बारे में बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं स्टेटमेंट देने चाहिए, क्यों ही ऐसे। तो ये तो बहुत मतलब वैसा इशू है, अपने अपने ऊपर आप देखिए आपको कैसे लेना है। यहाँ से हम बढ़ते हैं सबसे नए नए बने हुए राज्य की तरफ, जहाँ पर अब फाइनली एक कैपिटल हो गया है, सेक्रेटेरिएट को लेकर बिल्डिंग फाइनली इनॉग्रेट किया हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर KCR ने। वैसे तो अगर आप देखोगे KCR ने उनके दिल्ली ऑफिस को भी इनॉग्रेट कर दिया, और इसमें सिमिलर क्या है, KCR बहुत मानते हैं वास्तु में रिलीजन में बहुत सुपरस्टिशियस है, तो एग्जैक्ट टाइम जब बोलते हैं कि ये इस टाइम इनॉग्रेट होगा, अगर आपने कभी एक रिपोर्टर जैसे मतलब बाहर जाकर रिपोर्ट किया और एक पॉलिटिशियन के लिए वेट करोगे तो
4-5 घंटे के डिले 100% होगा। केसीआर के साथ कभी नहीं होगा क्योंकि वो वास्तु कंप्लायंट मतलब बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुपरस्टिशियस है कि इस टाइम पे पूजा करनी चाहिए, इस टाइम पे इनॉग्रेशन करनी चाहिए और डॉट उस टाइम पे कर लेते हैं। तो जितने भी बिल्डिंग्स है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं सब वास्तु कंप्लायंट होगा, सब मतलब सुपरस्टिशन के हिसाब से सब कुछ मतलब ठीक ठाक होगा। तो वैसे एक मतलब बिलीवर है। और ये जो बिल्डिंग है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके बी आर अम्बेडकर के नाम पे मतलब क्रिएट किया 600 crores के कॉस्ट में। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ा है। आपने विधान सौदा देख लिया बेंगलुरु में? विधान सौदा देखा, बाहर फोटो भी बहुत खिंचाई। ब्यूटीफुल है, हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये जो सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा है और जो एक एक्चुअली एक निज़ाम स्ट्रक्चर था इसके पहले, अभी तो ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसके अंदर एक मंदिर है, एक चर्च है, एक मस्जिद है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम सेक्युलर है। बीजेपी इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी ले चुके हैं क्योंकि जो शेप है, अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर का, जिसके पिक्चर हम देखेंगे, साइड्स में एक डोम जैसा है। तो बीजेपी बोल रहे हैं कि तुम मुस्लिम आर्किटेक्चर या निज़ामी आर्किटेक्चर तो को प्रोपगेट कर रहे हो। तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा और कंट्रोवर्सी भी हुआ है। कुछ ना कुछ बवाल होता ही है। मुझे ये पूछना था, आप केसीआर के बारे में बता रही है और जब मैं केटीआर के इंटरव्यूज देखती हूँ तो बहुत ऑपोजिट, अपने इंटरव्यूज में तो एटलीस्ट वैसे लगता है कि बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने वाले और ये सब चीज़ें उनके लिए इतना मायने नहीं रखती, बहुत डेवलपमेंट, बहुत पॉलिसीज़ पर बात करने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है कि केसीआर डेवलपमेंट के खिलाफ है या वैसा कुछ है, बस उनके पर्सनल बिलीव्स है और उसकी वजह से उनके घर वो बहुत रिलीजियस है। केटीआर वैसा है या उनके डॉटर की एक कविता वैसा है, वो तो मतलब उतना ज़्यादा उनकी इमेज में नहीं है। वैसे तो केसीआर की इमेज में भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे बहुत पूजा रखते हैं उनके घर में, कुछ ऑस्पिशियस चीज़ है तो पूजा करते हैं। वास्तु में इतना बिलीव करता है कि जितने भी उसके घर या उसके चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस जो है पूरा ऑल्टर किया वास्तु कंप्लायंस के लिए। तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ है। लेकिन हाँ, वैसा है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो बिलीव करता है इससे लेता है डेवलपमेंट से या वैसा कुछ है। अगर आप तेलंगाना में पॉलिटिक्स में देखोगे, चीफ मिनिस्टर के हिसाब से काफ़ी मतलब डेवलपमेंटल काम भी किया है, लेकिन हाँ वो इमेज है कि वो बहुत रिलीजियस और सुपरस्टिशियस है। ठीक है, पर्सनल तो मतलब किसी का कुछ भी हो सकता है। तो यहीं पर आर्वम के डिस्कशन का चैप्टर ख़त्म करते हैं और चलते हैं रिकमेंडेशन की तरफ, जो मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा है। क्या रिकमेंड करेंगी आप अक्षता पहले इस बार? बताओ, आप कर्नाटका गए थे तो आप क्या रिकमेंड करोगे, कहाँ पे विजिट करना है पहले? अगर आप बेंगलुरु जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नाश्ता करने जाना है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जिस एरिया में। वहाँ आईडीसी जा सकते हैं, एमटीआर जा सकते हैं, विद्यार्थी भवन जा सकते हैं, मतलब इसमें से आपको जो भी बेटर लगे। लंच के लिए मैं नागार्जुना रिकमेंड करूँगी क्योंकि वहाँ की मील्स इज़ अमेजिंग। मेघनाज डिनर के लिए करूँगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मतलब वहाँ वेजिटेरियन बिरयानी भी इतनी अच्छी थी। मैंने आलू दम बिरयानी खाई। अब कोई ये मत बोलने आना कि कोई वेज बिरयानी नहीं होती है, क्योंकि वो बिरयानी ही थी, वैसे ही दम लगा के, जो दम देग में दम लगता है वैसे बिरयानी बनी थी। पीछे से कोई, हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड होते वक्त ललन टॉप में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑफेंड हो गए हैं इस बात पर हाँ, मेघना जा सकते हैं। और आइसक्रीम खाने के लिए मिलानो जाना ही है। मिलानो एक चेन है जो बहुत अलग टाइप से आइसक्रीम बनाते हैं, पता नहीं, मुझे कुछ उन्होंने बताया था, मैं भी भूल गई कि क्या खासियत है, लेकिन आइसक्रीम बहुत अलग है। शायद उसमें कुछ तो भी एलिमेंट होता है जो आइसक्रीम बनाने के लिए यूज़ होता है, कुछ अलग है, नॉर्मल आइसक्रीम से अलग है, तो आपको टेस्ट में भी समझ में आएगा। अच्छा, तो ये मतलब इतना रिकमेंडेशन दे दिया। मेरी रिकमेंडेशन यही होगा क्योंकि लास्ट वीकेंड ये त्रिशूरपुरम फेस्टिवल हुआ था केरला में। त्रिशूर में होता है, बहुत बड़ा मतलब टेम्पल फेस्टिवल है, जिसके इमेजेस आपने शायद देख लिया। 30 से 50 हाथी होंगे इस फेस्टिवल में। और जितना भी आप ग्रैंडियर देखेंगे, जितने भी जो कलरफुल अम्ब्रेलास महूट जो है वो पहन के बैठते हैं, जो आपके हाथी के ऊपर जो वो गोल्ड वर्क है, सब कुछ हर साल नया बनाते हैं। तो वो एक बहुत यूनिक सा चीज़ है। फिर आप देखोगे कि एक पंचवाद्यम बोलते हैं, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट के साउंड है, वो एक म्यूज़िकल फेस्टिवल जैसे हो जाता है और बहुत मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वो ज़रूर प्लान करिए जब भी, अगर आप केरला की ट्रिप प्लान कर रहे हो, त्रिशूरपुरम के टाइम में प्लान कर लीजिए, क्योंकि एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो वो मेरी एक रिकमेंडेशन होगी। घूमने के हिसाब से मुझे भी एक रिकमेंडेशन देना है, क्योंकि मैं घूम कर आई हूँ और बहुत अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस।
मैसूर पैलेस, और जो आप बता अच्छा। रही थी कि महूद को जो पूरा सजाने का, वहाँ बाहर मैंने देखा गोल्ड के काम का जो हर बार मैसूर दशहरा के टाइम पर हाँ। जितने भी सारे हाथी होते हैं जिनको सजाया जाता है, वो सारा उनका ऑर्नामेंट्स वहाँ रखा था, और वो इतना सुंदर और इतना भारी था। हाँ, वो तो रियल गोल्ड होगा, 100% रियल गोल्ड है। हाँ। एक बार मैसूर ज़रूर जाना चाहिए, और मैसूर पैलेस मतलब क्यों उसको इंडिया का सबसे रॉयल पैलेस बोलते हैं, ये जाके देखना चाहिए। तो कमेंट्स तो इस बार पिछले 2 एपिसोड्स को लेकर ही थे, उसके कमेंट्स मैंने पढ़े, यही था कि मैं तो ठीक देख है लिया। एपिसोड अच्छा था लेकिन हमें अक्षता वापस नहीं, चाहिए। नहीं, तो मैंने अक्षता, देख लिया, बहुत अच्छे एपिसोड्स था और खाना बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। तो अक्षता वापस चाहिए, अक्षता वापस आ गई है। तो इस एपिसोड में आप अक्षता के लिए, इस एपिसोड के लिए कमेंट्स दीजिए कैसा लगा, और अच्छी अच्छी तारीफ करिए ताकि हम अगले एपिसोड में उन कमेंट्स को कंसिडर करें। अब फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते नए टॉपिक्स के साथ, फिर मिलेंगे।